हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन जीके फ्री क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम रेलवे ग्रुप डी परीक्षा 2025 के लिए मॉडल पेपर नंबर 24 लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस 24वें मॉडल पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। इसलिए इस 24वें मॉडल पेपर को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर के एंड में आपको बताना है कि आपके टोटल कितने क्वेश्चन है सही होते हैं। और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस यूट्यूब चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस 24वें मॉडल पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी आपको एग्जाम के अंदर नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि 3 का संबंध यहाँ पर 28 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 3 से यहाँ पर 28 बना है सेम उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 4 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई इसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले पता करेंगे कि 3 से यहाँ पर 28 कैसे बना है। तो मेरे भाई 3 से 28 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 3 का किया गया है क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 3 का क्यूब होता है 27। और इस 27 के अंदर यहाँ पर +1 करके यहाँ पर लिखा गया है 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस 4 के अंदर और इस 4 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या मेरे भाई, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 4 का करेंगे क्यूब। 4 का क्यूब कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का क्यूब होता है 64। और जिस प्रकार से 27 के अंदर यहाँ पर +1 किया है उसी प्रकार से इस 64 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +1 कर देंगे। तो 64 और 1 मिलकर बन जाएगा 65। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 65। अब हमें देखना है कि 65 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 65 हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:27 हो रहा है तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, जो भी समय आपको प्रश्न के अंदर दिया गया है उस समय को घटा देना है 11:60 में से। यह फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, यहां पर देखिए मेरे भाई क्या करना है, जब भी आपको एग्जाम के अंदर वास्तविक समय दिया जाए और दर्पण प्रतिबिंब समय आपसे पूछा जाए तब भी आपको क्या करना है, 11:60 में से दिए गए समय को घटा देना है। यदि आपको एग्जाम के अंदर दर्पण प्रतिबिंब दिया जाए और वास्तविक समय आपसे पूछा जाए तब आपको क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब में जो समय दिया जाए उस समय को आपको क्या करना है, 11:60 में से घटा देना है। जैसे यहां पर देखिए
हमें दिया गया है घड़ी में वास्तविक समय 9:27 हो रहा है और दर्पण प्रतिबिंब में क्या समय होगा ये हमसे पूछा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो समय हमें प्रश्न के अंदर दिया गया है उस समय को हम 11:60 में से घटा देंगे। तो प्रश्न में हमें क्या समय दिया है, यहाँ पर हमें समय दिया है 9:27। तो मेरे भाई हम 9:27 को घटा देंगे किस में से, 11:60 में से। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 60 में से 27 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 33 और मेरे भाई 11 में से 9 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2। यानी कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 9:27 हो रहा है तो मेरे भाई दर्पण प्रतिबिंब में समय होगा 2:33। अब हमें देखना है कि 2:33 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 2:33 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि दूसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक विशिष्ट कोड भाषा में JOE को 60 तथा BCE को 20 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में PNO को किस प्रकार लिखा जाएगा। यानी कि यह तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि JOE को यहाँ पर 60 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से आपको यहाँ पर पता करना है कि BCE को यहाँ पर 20 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि PNO को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो मेरे भाई आपको कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना है तो उससे पहले आपको कंप्लीट अल्फाबेट लेटर नंबरिंग के साथ में याद होने चाहिए, तभी आप कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न को एग्जाम में सोल्व कर पाओगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी आपको अल्फाबेट लेटर से संख्या ज्ञात करनी हो तो आपको क्या करना है, आपके सामने जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए जाएं उन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। जैसे यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर पता करना है कि JOE को यहाँ पर 60 कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला लेटर है J आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 10 नंबर पर है। J के बाद में क्या है O आता है कितने नंबर पर, 15 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 15। उसके बाद में क्या है E आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। उसके बाद में यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन सभी को एक बार आपस में जोड़ लेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 10 और 15 मिलकर बन जाएगा 25, 25 और 5 मिलकर बन जाएगा 30। यानी कि सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा तो आया 30, लेकिन यहां पर लिखा गया है 60। तो मेरे भाई 30 से 60 कैसे बन जाएगा, तो यहां पर देखिए यदि हम इस 30 का क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 30 का दोगुना बन जाएगा 60। और ध्यान से देखिए 60 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि BCE से यहां पर भी सेम इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो मेरे भाई हम यहां पर क्या करेंगे, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहां पर देखिए पहला लेटर है B आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 2 नंबर पर है। B के बाद में क्या है C आता है कितने नंबर पर, 3 नंबर पर है। C के बाद में है E आता है कितने नंबर पर, 5 नंबर पर है। अब यहां पर हम क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए 2 और 3 मिलकर बन जाएगा 5, 5 और 5 मिलकर बन जाएगा 10। अब 10 है और यहां पर दिया गया है 20, तो 10 से 20 कैसे बनेगा। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम इस 10 का भी क्या कर दें, दोगुना कर दें, तो 10 का दोगुना बन जाएगा 20। और ध्यान से देखिए 20 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे PNO के अंदर है, और PNO को क्या लिखा जाएगा ये हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे,
इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो देखिए पहला लेटर है पी। पी आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर कितने नंबर पर? 16 नंबर पर है। पी के बाद में क्या है मेरे भाई? एन। एन आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 14 नंबर पर है। उसके बाद में क्या है? ओ। ओ आता है कितने नंबर पर? 15 नंबर पर। तो यहां पर हम लिख देंगे 15। अब यहां पर क्या करेंगे? हम इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहां पर देखिए 16 और 14 मिलकर बन जाएगा 30। 30 और 15 मिलकर बन जाएगा 45। अब यहां पर हम क्या करेंगे? सभी का दो गुना किया गया है तो इस 45 का भी हम क्या कर देंगे? दो गुना कर देंगे। तो 45 का दो गुना कितना होता है? तो मेरे भाई 45 का दो गुना होता है 90। यानी कि PNO को लिखा जाएगा 90। अब हमें देखना है कि 90 किसी ऑप्शन में है। तो हाँ सर 90 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। और मेरे भाई यहां पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपए। यानी कि 80 रुपए की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है तो वो भी देख लीजिए। यहां पर देखिए सबसे पहले तो आपको इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको क्या मिलेगा मेरे भाई? लगभग 15,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जीके, जीएस और साइंस के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे करंट अफेयर्स और कंप्यूटर के, ठीक है। इसी मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको 5,000 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे मैथमेटिक्स और रीजनिंग के। इस तरह से आपको लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूं यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक कर जाओगे, ठीक है। तो मेरे भाई जिस भी अभ्यर्थी को ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले संबंधित अक्षरों का चयन करें। यानी कि चौथा प्रश्न आप सभी के सामने लेटर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है। और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से NaL का संबंध है REP के साथ में उसी प्रकार से OBM का संबंध किन लेटर के साथ में होगा। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अल्फाबेट लेटर आएंगे ये हमसे पूछा गया है। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि NaL से यहां पर REP कैसे लिखा गया है। फिर उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि OBM से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से लेटर आएंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? यहां पर पता करेंगे कि NaL से यहां पर REP कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? यहां पर जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का आपको कर लेना है नंबरिंग। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यहां पर पहला लेटर है N आता है 14 नंबर पर है।
एन के बाद में है ए आता है 1 नंबर पर है, ए के बाद में है एल आता है 12 नंबर पर है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है मेरे भाई, यहाँ पर आगे जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी का नंबरिंग कर लेना है। जैसे यहाँ पर देखिए आगे में दिया गया है आर आता है कितने नंबर पर, 18 नंबर पर है। आर के बाद में है ई आता है 5 नंबर पर है। ई के बाद में है पी आता है 16 नंबर पर है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको अल्फाबेट लेटर नहीं देखना, यहाँ पर आपको केवल देखना है संख्या को। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए मेरे भाई, यहाँ पर 14 से कितना बन रहा है 18, तो 14 से 18 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर देखिए यदि हम 14 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 14 और 4 मिलकर बन जाएगा 18। फिर मेरे भाई यहाँ पर देखिए 1 से कितना बन रहा है 5, तो 1 से 5 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 1 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 1 और 4 मिलकर बन जाएगा 5। फिर देखिए यहाँ पर 12 से कितना बन रहा है 16, तो 12 से 16 कैसे बनेगा, तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 12 के अंदर क्या कर दें +4 कर दें तो 12 और 4 मिलकर बन जाएगा 16। यानी कि मेरे भाई यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर ये जितने भी अल्फाबेट लेटर दिए गए हैं इन सभी के अंदर +4 करके ये सभी अल्फाबेट लेटर लिखे गए हैं। अब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर पहला लेटर है ओ कितने नंबर पर आता है, तो मेरे भाई ओ आता है यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर लिख देते हैं हम ओ आता है 15 नंबर पर है। ओ के बाद में क्या है बी आता है 2 नंबर पर है। बी के बाद में क्या है एम आता है मेरे भाई कितने नंबर पर, 13 नंबर पर, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 13। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं 13। अब यहाँ पर सभी के अंदर +4 किया गया था, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे सभी के अंदर +4 कर देंगे। तो ध्यान से देखिए 15 के अंदर +4 करेंगे तो 15 और 4 मिलकर बन जाएगा 19। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए 2 के अंदर +4 करेंगे तो 2 और 4 मिलकर बन जाएगा 6। ठीक है, फिर क्या है लास्ट में 13 के अंदर +4 करेंगे तो 13 और 4 मिलकर बन जाएगा 17। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, अल्फाबेट लेटर ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दिए गए नंबरों पर कौन सा अल्फाबेट लेटर आता है ये आपको लिखना है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए पहला है 19 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एस, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एस। ठीक है, उसके बाद में क्या है 6 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है एफ, तो यहाँ पर हम लिख देंगे एफ। उसके बाद में क्या है 17 नंबर पर अल्फाबेट लेटर आता है मेरे भाई क्यू, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्यू। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर अल्फाबेट लेटर भरे जाएंगे एस एफ क्यू। अब हमें देखना है कि एस एफ क्यू ये सभी अल्फाबेट लेटर में किस ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। तो ध्यान से देखिए एस एफ क्यू ये सभी अल्फाबेट लेटर में दिए गए हैं ऑप्शन डी के अंदर। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है आप सभी के सामने। दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि 5वां प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। और मेरे भाई ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए आपको जब भी एग्जाम के अंदर इस टाइप का प्रश्न दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पर पता करना है कि 345 का संबंध 144 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 345 से यहाँ पर 144 बनाया गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 746 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। बहुत ही आसानी से हम क्या करेंगे इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए 345 से यहाँ पर 144 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो 345 की तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 345 की यदि हम तीनों संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे तो देखिए 3 और 4 मिलकर बन जाएगा 7, 7 और 5 मिलकर बन जाएगा
12। ठीक है, अब 12 से 144 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 12 का यहाँ पर किया गया है स्क्वायर। 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 12 का स्क्वायर होता है 144। और ध्यान से देखिए 144 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 746 के अंदर है, और 746 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो हम 746 की सभी संख्याओं को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 7 और 4 मिलकर बन जाएगा 11, 11 और 6 मिलकर बन जाएगा 17। अब यहाँ पर जिस प्रकार से 12 का स्क्वायर किया गया है उसी प्रकार से हम यहाँ पर कर देंगे 17 का स्क्वायर। मेरे भाई 17 का स्क्वायर कितना होता है, तो 17 का स्क्वायर होता है 289। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 289। अब हमें देखना है कि संख्या 289 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर संख्या 289 हमें दी गई है ऑप्शन ए के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन ए हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, गोमतेश्वर मंदिर किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए है राजस्थान राज्य में, ऑप्शन बी है मेघालय राज्य में, ऑप्शन सी है नागालैंड राज्य में, और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक राज्य में स्थित है। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से अलार जनजाति का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन ए उत्तराखंड राज्य से, ऑप्शन बी है पंजाब राज्य से, ऑप्शन सी है राजस्थान राज्य से, और ऑप्शन डी है केरल राज्य से। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि अलार जनजाति का संबंध है केरल राज्य से। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई ये सातवां प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इस प्रश्न को अपनी नोटबुक के अंदर आप नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। ऑप्शन ए माइकोप्लाज्मा, ऑप्शन बी है अमीबा, ऑप्शन सी है श्वेत रक्त कणिका, और ऑप्शन डी है लाल रक्त कणिका। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि इन सभी में से सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा। तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है। तो मेरे भाई याद रखना, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, यहीं से एक प्रश्न और बनता है कि लाल रक्त कोशिका या फिर आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। तो मेरे भाई याद रखना, आरबीसी या फिर लाल रक्त कणिका इनका जीवन काल होता है 120 दिन का। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़ राज्य, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य, ऑप्शन सी है हरियाणा राज्य,
और ऑप्शन डी है कर्नाटक राज्य। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कवर किया है और सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो आप उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पंडित ज्ञान प्रसाद घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि पंडित ज्ञान प्रसाद घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पंडित ज्ञान प्रसाद घोष का संबंध है तबला वाद्य यंत्र से। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने। पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण क्या कहलाता है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि पादप कोशिकाओं का सबसे भारी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य क्या होता है? तो मेरे भाई याद रखना, कोशिका भित्ति का मुख्य कार्य होता है पादप कोशिकाओं की सुरक्षा करना। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में किस मुगल शासक का शासन था? ऑप्शन ए है जहांगीर का, ऑप्शन बी है शाहजहां का, ऑप्शन सी है औरंगजेब का, और ऑप्शन डी है अकबर का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत में मुगल शासक अकबर का शासन था। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी देता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है केंद्रक, ऑप्शन बी है जीन, ऑप्शन सी है गुणसूत्र, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि डीएनए का एक खंड जो प्रोटीन की जानकारी देता है उसे जीन कहते हैं। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। प्रश्न है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, इस प्रश्न का आंसर सभी अभ्यर्थियों को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा?
आपसे पूछा गया है कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है गोविंद सागर झील। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई क्या है। ऑप्शन ए है वोल्ट, ऑप्शन बी है एम्पियर, ऑप्शन सी है मिली एम्पियर और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि विद्युत प्रवाह की अंतरराष्ट्रीय मानक इकाई है एम्पियर। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए लाला लाजपत राय को, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी जी को, ऑप्शन सी है राजा राम मोहन राय को और ऑप्शन डी है भगत सिंह को। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने, कानपुर शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है। ऑप्शन ए है यमुना नदी के किनारे पर है, ऑप्शन बी है अलकनंदा नदी के किनारे पर है, ऑप्शन सी है सतलुज नदी के किनारे पर है और ऑप्शन डी है गंगा नदी के किनारे पर है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि कानपुर शहर गंगा नदी के किनारे पर स्थित है। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से ब्रेदी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑप्शन ए है मेघालय राज्य का, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश राज्य का, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र राज्य का और ऑप्शन डी है बिहार राज्य का। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि ब्रेदी मध्य प्रदेश राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से थायराइड ग्रंथि कहाँ पर स्थित होती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि थायराइड ग्रंथि गले में स्थित होती है। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो मेरे भाई याद रखना, थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन नामक हार्मोन स्रावित होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है, यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को
ले सकते हैं। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 80 रुपये, यानी कि 80 रुपये की फीस के अंदर आपको ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और ये सभी क्वेश्चन आपको फुल सॉल्यूशन के साथ में मिलने वाले हैं। और मैं आप सभी को ये गारंटी देता हूँ, यदि आप एग्जाम से पहले इन 25,000 प्लस क्वेश्चनों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को क्रैक कर जाएंगे। तो मेरे भाई जल्दी से जाइए और इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस मास्टर पीडीएफ सेट को ले लीजिए और एग्जाम से पहले अपनी तैयारी को मजबूत बना लीजिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? ऑप्शन ए अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन बी है पीयूष ग्रंथि, ऑप्शन सी है यकृत ग्रंथि और ऑप्शन डी है आउटू ग्रंथि। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि मानव शरीर की अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है। या फिर हम बोल सकते हैं कि जो अग्नाशय ग्रंथि होती है ये अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों का कार्य करती है। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो मेरे भाई याद रखना मास्टर ग्रंथि कहा जाता है पीयूष ग्रंथि को। ठीक है, और काफी बार एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है कि ये पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के किस अंग में स्थित होती है? तो मेरे भाई याद रखना जो ये पीयूष ग्रंथि है ये मानव शरीर के मस्तिष्क में स्थित होती है। इसी पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये पीयूष ग्रंथि मानव शरीर के मस्तिष्क में एक मटर के दाने के समान पाई जाती है। ठीक है, तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।